वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले हम एक नज़र जो भी हमने पढ़ा है उस पर डाल लेते हैं। इससे पहले इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप कंप्लीट चैप्टर देख सकते हो। और चैप्टर करने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, जब किसी स्थान पर विशेष प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, यानी एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम खेती अथवा कृषि कहते हैं। एक ही स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए एक ही प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। मौसम के आधार पर फसलों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, खरीफ व रबी की फसलें। जिन क्रियाकलापों को अपनाते हुए फसलें उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कृषि पद्धतियाँ कहेंगे। और अलग अलग जो कृषि पद्धतियाँ हमने पढ़ी हैं वो कौन सी होती हैं? भूमि की तैयारी की जाती है, बुआई, फिर सिंचाई, खाद देना, निराई या फसल संरक्षण, फिर कटाई, देन मढ़ाई और भंडारण। पॉइंट नंबर 7 क्या है? हल से भूमि की जुताई की जाती है, जबकि सुहागा या जिसको हम क्या बोलते हैं पटाल भूमि को समतल करने के काम आता है। बीज को निर्धारित दूरी एवं गहराई में बोने से उपज अच्छी होती है। बुआई हाथों या बीज वेदक की सहायता से भी की जा सकती है। आजकल बुआई की प्रक्रिया जो की जाती है वो बीज बोने की मशीन यानी सीड ड्रिल द्वारा की जाती है। यह विधि बिजाई के लिए अच्छी विधि है। खाद कितने प्रकार की होती है? खाद 2 प्रकार की होती है, जैविक खाद और अजैविक खाद। अजैविक खाद को हम उर्वरक बोलते हैं। कृत्रिम विधि द्वारा खेतों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और नलकूप सिंचाई का क्या है? सबसे उत्तम साधन है। फुआरे यानी स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई करना महंगा और नवीनतम तरीका है। पॉइंट 14 क्या है? कस्सी, खुरपा, कल्टीवेटर आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निराई के लिए भी किया जाता है। पॉइंट 15, फसलों के साथ उगे अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं तथा उन रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं जिनका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। फसलों को होने वाले नुकसान से बचाना क्या कहलाता है? फसल संरक्षण। पॉइंट 17, कटाई का अर्थ क्या है? पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाएगा? थ्रेसिंग कहलाता है। पॉइंट 19, वैज्ञानिक तौर तरीके से जंतुओं की देखभाल एवं पालने के विज्ञान को क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप बताइए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? उसकी तैयारी होती है। ठीक है, उसकी क्या कहेंगे? तैयारी करना कहलाता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे? तैरने लगेंगे, क्योंकि वो हल्के होते हैं इसलिए वो सतह पर तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या लेते हैं? जल तथा पोषक आवश्यक हैं। प्रश्न 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। तो खरीफ फसल कौन सी होंगी? जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, तो वो कौन सी हैं? धान और मक्का। रबी फसल कौन सी होंगी? गेहूं, चना और मटर। ठीक है। रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और जो कार्बनिक खाद है वो क्या होता है? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, ये क्या होंगी? कार्बनिक खाद हो। प्रश्न 3, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल के उदाहरण आप दे सकते हो, क्या होंगे? मक्का और धान। रबी फसल क्या है? गेहूं, चना। प्रश्न 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ आपको लिखना है। फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, तो आप लिख सकते हो
कोई भी फसल उगाने से पहले भूमि को इस योग्य बनाया जाता है कि उसमें बीजों का जो अंकुरण है वो उचित प्रकार से हो सके। खेती की तैयारी के लिए देशी व आधुनिक यंत्र, मिट्टी पलट दोनों प्रकार के हलों का प्रयोग किया जाता है। यानी मिट्टी को सरंध्र पोला किया जाता है। ये मिट्टी को चीरने के साथ साथ पलट देते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी होकर कैसी बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है। और इससे भूमि में वायु संचार भी ठीक मात्रा में होने लगता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो पोली हो जाती है, ठीक है, जिससे वायु संचार भी अच्छी प्रकार से होगा और जो उसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छी प्रकार से श्वसन कर सकेंगे और साथ ही साथ इससे भूमि की जो उर्वरता है वो भी बढ़ती है। इससे भूमि में पानी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ज़्यादा पानी, अगर मिट्टी ऊपर से सख्त है तो वो ज़्यादा पानी को अवशोषित नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट जो इसका भाग है वो है बुआई। तो बुआई कैसे करते हैं? फसल उगाने के लिए खेतों में बीज बिखेरना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। खेतों में बीज बोने की कई विधियां हैं, जैसे प्रसारण, बीज वेधक द्वारा व रोपण। तो बुआई के समय अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी किस्म के और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। रोपण विधि में क्या किया जाता है? पौधशाला में बीजों को तैयार किया जाता है। जैसे हमने बताया था कि जैसे जो धान है यानी चावल की जो फसल उगाई जाती है उसमें जो है पहले पौध तैयार की जाती है, तब उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट निराई। निराई क्या है? जो भी खरपतवार है, भूमि से अनावश्यक पौधे हैं, उनको निकालना निराई या गुड़ाई कहलाता है। निराई किससे की जाती है? कस्सी, खुरपा, कल्टीवेटर आदि से की जाती है। निराई करने से भूमि की भौतिक दशा बनी रहती है और भूमि में वायु संचार भी बढ़ जाता है और भूमि की जो जल धारण करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही जो खरपतवार है उसकी प्रतिस्पर्धा वो जो है कम हो जाती है। किसके साथ? फसल के साथ, क्योंकि जो खरपतवार है उसको भी पोषक तत्व चाहिए, इसीलिए उसको हटाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? अनाज जो होता है उसको भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जैसे जो गेहूं की फसल है, गेहूं से जो अनाज है यानी गेहूं के दाने, उनको अलग करेंगे तो क्या बच जाएगा? उसमें भूसा जो है वो बच जाएगा। तो जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये कहलाती है थ्रेसिंग या मढ़ाई या गहाई। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड। अन्न को भूसे से अलग कर भूसे को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजकल मढ़ाई का काम जो है वो किससे किया जाता है? थ्रेसर से। इसके अलावा जो कटाई है वो और गहाई यानी भूसे से अनाज को अलग करना, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा किया जाता है। कंबाइन मशीनों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक और खाद किस प्रकार अलग अलग हैं, दोनों किस प्रकार भिन्न हैं। तो खाद और उर्वरक में अंतर क्या होगा? खाद ये प्राकृतिक पदार्थों से बनती है, उर्वरक ये कृत्रिम पदार्थ हैं, ठीक है। खाद इसमें पोषक जो तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो उर्वरक है इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो प्रचुर होती है। नंबर 3, ये मिट्टी को बनाए रखती है और ये उर्वरक जो है ये मिट्टी की बनावट में सहायक नहीं है, यानी ये ह्यूमस जो है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है लेकिन उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं कर पाता। नंबर 4, खाद ये मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ है जबकि उर्वरक ये रासायनिक पदार्थों से बनता है, तो यानी ये अकार्बनिक पदार्थ है। नंबर 5, ये बहुत अधिक स्थान घेरते हैं इसलिए इनका भंडारण व स्थानांतरण सुविधाजनक नहीं है, यानी खाद को जो है रखना इतना आसान नहीं है, इनका भंडारण नहीं किया जा सकता तो इतना सुविधाजनक नहीं है। लेकिन जो उर्वरक हैं इनका भंडारण, इनका स्थानांतरण वो जो है सुविधाजनक है और ये कम स्थान घेरते हैं। नंबर 6, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन उर्वरक जो है उसकी शक्ति ज़्यादा है, उसके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं इसलिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खाद सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनती है लेकिन जो उर्वरक है वो रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। खाद का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है लेकिन जो उर्वरक है यह तुरंत प्रभाव डालता है। नंबर 9, खाद भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। खाद जो है, खाद के कारण भूमि प्रदूषण नहीं होता, खाद भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, उर्वरक मृदा प्रदूषण का कारण है। तो ये पॉइंट्स हैं खाद और उर्वरक में अंतर बताने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई क्या है? विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी पानी, जो खेतों में पानी देना होता है वही क्या है? सिंचाई है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी व ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी सिंचाई का समय क्या है, उसमें कितनी बार सिंचाई कर सकते हैं, ये फसल पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है कैसी मिट्टी है, और साथ साथ ऋतु, यानी वर्षा ऋतु है या शीत ऋतु है। वर्षा ऋतु है तो फसल को पानी जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है। शीत ऋतु में जो सिंचाई है वो कम की जाती है। तो ये सारे जो है प्रभाव पड़ते हैं सिंचाई पे। नेक्स्ट, जल संरक्षित करने वाली जल सिंचाई की विधियाँ क्या हैं? छिड़काव विधि। तो असमतल कृषि क्षेत्र में जल स्रोत से जल पाइपों द्वारा भेजा जाता है, यानी जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है वहाँ पर छिड़काव विधि प्रयोग में लाई जाती है। पाइपों के अंतिम सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, ठीक है। और जो ये नोजल हैं जब ये घूमते हैं तो ये वर्षा के रूप में जो जल है वो पौधों पर गिरता है। आपने इस तरह की सिंचाई जो है आपने देखा होगा, पार्कों में जो है ये इस तरह की सिंचाई आपने देखी है। पहाड़ी व बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में यह विधि कम जल से खेतों की सिंचाई कर सकती है। तो यानी पहाड़ी जो इलाका है जहाँ पर समतल भूमि नहीं है वहाँ पर यह विधि काम में लाई जाती है। नेक्स्ट जो है दैट इज ड्रिप विधि, ठीक है। ड्रिप तंत्र इसको बोलते हैं। विशेष रूप से बगीचों व फलदार पौधों तक जल स्रोत से पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है और जो बूंद बूंद करके जड़ों को मिलता रहता है। ड्रिप यानी बूंद बूंद करके उसकी जड़ों को मिलता रहता है। इससे पानी की वेस्टेज कम होती है और जहां जल की कमी है उन क्षेत्रों में यह विधि एक तरह से वरदान साबित हुई है। दोनों तरह की विधि आप देख सकते हो। ये छिड़काव तंत्र है, इसमें ये नोजल लगी है और पानी जो है वो इस तरह से बारिश के रूप में सारे पौधों को मिलता है। अगर हम ड्रिप तंत्र की बात करें तो ये ड्रिप तंत्र विधि है। ड्रिप तंत्र में क्या है कि पाइपों के द्वारा पानी जो है वो सीधा जड़ों तक भेजा जाता है, जिससे पानी की वेस्टेज कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं कैसा फसल है? गेहूं रबी की फसल है। रबी फसल यानी कब उगाई जाती है? उसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो यदि गेहूं की फसल को रबी की बजाय खरीफ ऋतु यानी वर्षा ऋतु में बोया जाएगा तो क्या होगा? उससे क्या होगा? वर्षा ज़्यादा होती है, इसके कारण फसल की पैदावार प्रभावित होगी। ज़्यादा पानी के कारण फसल खराब हो जाएगी। प्रश्न 8 क्या है? खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो खेतों में उगाई जाने वाली फसलें मृदा से क्या लेती हैं? पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। यदि खेत में लगातार फसल उगाई जाएगी तो मिट्टी के अंदर जो पोषक अव्यय हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी और वो बंजर बन जाती है। इसलिए मिट्टी की पोषकता को बनाए रखने के लिए खेतों में क्या मिलाया जाता है? खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? या तो हम बीच में फलीदार पौधे जो हैं उनकी खेती की जाए, जैसे मटर की खेती है, दाल वगैरह है, उनको उगाया जाए, या हम उसमें खाद या उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, या उसको जो है बिना फसल के भी छोड़ा जा सकता है। प्रश्न 9 है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार क्या है? फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार। ये प्राकृतिक रूप से ही फसलों के साथ उगकर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार द्वारा फसल के साथ जल, पोषक, स्थान व प्रकाश के लिए एक तरह से कंपटीशन हो जाता है, स्पर्धा हो जाती है। इनको भी चाहिए, जल भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, तो इसीलिए इनको निकालना आवश्यक हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या करते हैं? हल या कस्सी या खुरपे द्वारा फसल में से जो खरपतवार है उनको खोदकर बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा है कल्चर विधि। खेत की अच्छी तैयारी करके मिश्रित फसलें उगाकर और फसल चक्र अपनाकर खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है खरपतवार नाशी द्वारा, यानी उनके ऊपर रसायनों का छिड़काव करके। रसायनों का छिड़काव करके जो खरपतवार है उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो विधि है ये महंगी विधि है और इसमें कम मेहनत व कम समय लगता है, लेकिन इसमें पैसे लगते हैं। नेक्स्ट, जैविक नियंत्रण विधि। जैविक नियंत्रण विधि कैसी है? विशेष जीवों के द्वारा
फसलों में खड़े खरपतवार जो है नष्ट किए जाते हैं। जैसे नागफनी खरपतवार की रोकथाम कोचिनियल नामक कीट से संभव है, यानी ये विशेष तरह के जो कीट हैं ये उन खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न बॉक्स में सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो कैसे सही क्रम कैसे लगाएंगे? सबसे पहला क्या है, मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहला स्टेप हमने किया था मिट्टी तैयार करना। उसके बाद उसकी जुताई करेंगे, खेत की जुताई करना। आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर बुआई करेंगे। जो भी बीज है उनको छांट कर बोया जाएगा। उसके बाद उसमें खाद देना। उसके बाद उसकी सिंचाई एंड नेक्स्ट स्टेप उसकी कटाई, जब वो फसल पककर तैयार हो जाएगी। और फिर जो फसल तैयार हो गई है उसको चीनी मिल में भेजना। तो ये इसका सही क्रम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो नंबर 1 देखिए ये है, तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या होगा, रहट होगा। ठीक है, रहट। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन। तो ये देखिए नंबर 2 पे आप आइए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम ये देखेंगे पशुपालन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पशुपालन। उसके बाद तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में उगने वाली फसल क्या कहलाएंगी? नंबर 3 देखिए खरीफ फसल। ठीक है, तो नंबर 3 पे आएगा खरीफ। नेक्स्ट, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाएगा, कटाई। फसल पक जाने के बाद काटना कहलाएगा कटाई। अब हम अगर बात करें बाईं से दाईं ओर, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं, रबी फसल। तो नंबर 1 पे देखिए जो है बाईं से दाईं ओर नंबर 1 पे रबी की फसल हो जाएगी। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फसल कहलाएंगे। ठीक है, तो नंबर 2 पे आप देखिए, नंबर 2 पे जो है क्या है, फसल। तो ये है नंबर 2 और ये क्या होगी, फसल। नंबर 5, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं तो क्या कहलाएंगे, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक कहलाते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई। ठीक है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाएगी निराई। तो यहाँ से आप आंसर जो है मैच कर सकते हो या आंसर लिख सकते हो। तो ये थे कुछ अभ्यास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी इस चैप्टर के देख लेते हैं। जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, भोजन, जल, ऑक्सीजन या सभी कुछ? तो सभी कुछ जो है आवश्यक है जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, कृषि, नर्सरी, फसल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। मूंगफली किसका उदाहरण है, कौन सी फसल है, खरीफ है, रबी है, जेठी है, इनमें से कोई नहीं? तो मूंगफली खरीफ फसल का उदाहरण है, यानी ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। रबी फसल कौन सी ऋतु में उगाई जाती है, शीत ऋतु में। ठीक है, और नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका वर्ग भिन्न है, यानी अलसी, सोयाबीन, मूंगफली या मक्का? तो इसमें देखिए सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये खरीफ फसलें हैं, लेकिन अलसी ये रबी की फसल है, इसलिए ये वर्ग से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डैश कृषि की प्रथम पद्धति है। तो प्रथम पद्धति क्या है, खेत की तैयारी करना। कौन सा जीव मिट्टी में रहता है, जल्दी बताइए? केंचुआ, कॉकरोच, सिल्वरफिश, केंचुआ या जोंक? तो केंचुआ जो है वो मिट्टी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डैश किसान का मित्र है। कौन है किसान का मित्र, चूहा, गिलहरी, केंचुआ, कौआ? सबको पता है केंचुआ जो है वो किसान का मित्र है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डैश मृत पौधों और जंतुओं को अपघटित करते हैं। तो कौन अपघटित करते हैं, जीवाणु, फफूंदी, वायरस या कौवे? तो जीवाणु अपघटित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, खेती में मिट्टी के बड़े ढेलों को कैसे तोड़ा जाता है, पाटल से। हल, कस्सी, पाटल या कल्टीवेटर? तो किससे तोड़ा जाता है, पाटल से तोड़ा जाता है। वो उसके ऊपर ऐसे जो है उसको फिरा दिया जाता है, जिससे बड़े बड़े जो ढेले हैं वो टूट जाते हैं। जुताई में क्या प्रयुक्त होता है, कल्टीवेटर, हल, हैरो या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जा सकता है। तो कैसे अलग किया जा सकता है, जल में भिगोकर, मशीन द्वारा, हाथ से बीनकर या उपयुक्त सभी?
तो जल में भिगोकर जो हल्के होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो स्वस्थ होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। बीज बोने का कौन सा परंपरागत तरीका है? तो सीड ड्रिल द्वारा, ये तो आधुनिक तरीका है। रोपण द्वारा, ये भी नहीं है। तो बीज वेदक द्वारा जो है ये एक ऐसा तरीका है, ये परंपरागत तरीका है। नेक्स्ट, कौन सा गुण जो है वो खाद का नहीं है? प्राकृतिक पदार्थ, बिल्कुल खाद प्राकृतिक है। ह्यूमस की प्रचुर मात्रा भी होती है, मृदा का मित्र भी है। अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक ये नहीं है, ये कार्बनिक है। नंबर 15, मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति का उत्तम उपाय क्या है? तो जुताई द्वारा, सिंचाई द्वारा, फसल चक्रण द्वारा या उपर्युक्त सभी? तो जुताई सिंचाई ये अलग तरह की पद्धति है, तो फसल चक्रण द्वारा हम यहाँ से मिट्टी के अंदर पोषकों की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? वायरस पाए जाते हैं, कवक, शैवाल या राइजोबियम बैक्टीरिया? तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 17, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें क्या है? जल धारण क्षमता अधिक होती है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मृदा सरंदर बन जाती है, उपयुक्त सभी। तो सभी जो है ये जो खाद है उसके लाभ माने जाते हैं उर्वरक की अपेक्षा। पौधों में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? 90, 70, 75 या 65? तो पौधों में लगभग 90% जो है वो जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, डैश सिंचाई का स्रोत नहीं है? तो बताइए, कुआं, तालाब, जलकूप, समुद्र? तो बिल्कुल पता है आपको, कुआं, तालाब, जलकूप ये सब तो सिंचाई के स्रोत हैं, लेकिन समुद्र जो है वो सिंचाई का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है? कौन सा तरीका पारंपरिक नहीं है? मोट, रहट, ढेकली ये पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन जो ड्रिप तंत्र है वो आधुनिक है। नेक्स्ट 21, खरपतवार क्या होते हैं? तो फसली पौधे वो तो नहीं होते, फसलों के साथ उगे औषधीय पौधे वो भी नहीं होते, फसलों के साथ अवांछित पौधे जो हमें नहीं चाहिए वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? डैश एक खरपतवार नाशी है? तो क्या है? DDT, 2,4-D, BHC, उपर्युक्त सभी? तो इसमें खरपतवार नाशी क्या है? ये है 2,4-D। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2,4-D। नेक्स्ट 23, खरपतवार नाशियों का उपयोग डैश को नष्ट करने के लिए किया जाता है? किसको नष्ट करने के लिए? फसल को नष्ट करने के लिए, पीड़कों को, या फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधों को, या उपर्युक्त सभी? तो जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आजकल फसलों की कटाई किससे की जाती है? दराती से, थ्रेशर से, हार्वेस्टर से या कल्टीवेटर से? तो ये किससे की जाती है? हार्वेस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, छोटे किसान अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग या सोइंग कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं, यानी फटकना विधि से जो छोटे किसान है वो अनाज के दानों को भूसे से अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विटामिन डी किसमें होता है सर्वाधिक? ये हमने किया था, विटामिन डी दालों में, सोयाबीन में, दूध में या मछली के कॉड लीवर तेल में? तो मछली के कॉड लीवर तेल में विटामिन डी जो है वो सर्वाधिक होता है। तो ये थे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप आपको ये चैप्टर अब कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।